हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 25 में मैंने ये सिमिलरिटी या मैट्रिक्स बताया था। उसको आप लोग देखे होंगे या वीडियो में अपलोड कर दिया, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे। एक मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मैं लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिए, इसको समझा दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ इसके पहले आप लोगों को बता दें कि डायगोनल मैट्रिक्स आप समझते हो ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनल मैट्रिक्स होती है? यदि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, सारे एलिमेंट नॉन जीरो ना हो और रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो हो। मैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होता है, ये मैंने बताया है। अब एक मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगी, ठीक है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा यहाँ लिखने से पहले ये रफली समझ लीजिए। जैसे ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो मान लो एन आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, डायगोनलाइजेबल कहलाएगी, मैं डायगोनल करने योग्य होगी यदि एक मैट्रिक्स आता हो जो नॉन सिंगुलर हो, उसी आर्डर का, जिस आर्डर का ए स्क्वायर रहेगा, नॉन सिंगुलर हो, ऐसा कि पी इनवर्स ए पी के नॉन सिंगुलर है तो पी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो पी इनवर्स से लेफ्ट में और पी से राइट में मल्टीप्लाई कर दें तो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। अब पी को कैसे हम एग्जिस्ट कराएंगे ये आपको क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, ठीक है। पी इनवर्स ए पी, कम से कम एक डायगोनल, एक जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी आता हो ए के आर्डर के ही आर्डर का, और ऐसा आता हो कि पी इनवर्स ए पी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, उसी आर्डर का डी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैंने यही चीज़ें मैंने लिखा है कि इतना कम से कम समय बचे, ठीक है। तो मैंने लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ आर्डर एन, ए एन आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल होगा, मैं डायगोनल करने योग्य होगा। कब? इफ ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स डी। कल ही मैं पिछले वीडियो में एक मैट्रिक्स के सिमिलर कब होगा ये मैंने बताया था। बी मैट्रिक्स ए के सिमिलर कब होगा? जब ए ऐसे फिगर हो जहाँ पी नॉन सिमिलर हो। तो वही मैं लिखा है कि ए कब डायगोनलाइजेबल होगा? यदि ए सिमिलर हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स के। कहने का मतलब वही पी, एक नॉन सिंगुलर पी मैट्रिक्स आता हो कि पी इनवर्स ए पी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, वही मैंने लिखा है। इफ ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स डी डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी आर्डर का होगा, डायगोनलाइजेबल कब कहलाएगा? यदि वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। उसी को, यही जो मैंने लिखा है यहाँ तक, इसी का मीनिंग दूसरे वे में मैंने लिख दिया है कि दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल होगी, कब होगी? इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लिया हो पी से पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी। वही बातें हैं ये। इसको हम क्या कहेंगे कि यह जो है सिमिलर हो डायगोनल मैट्रिक्स के। ये पी इनवर्स ए पी जो आएगा मैट्रिक्स होगा ना, पी मैट्रिक्स है तो पी का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स है। इस तरह से ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स आएगा। तो जो मैट्रिक्स आएगा ना वो ए के सिमिलर कहलाएगा। बच्चों, पी इनवर्स ए पी एक मैट्रिक्स आएगा। यदि यह मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ए डायगोनलाइजेबल है। तो पहले तो आप समझ गए, कंडीशन समझ गए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगी। ये मैं आपको बताया कब होगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होगी जब उसी आर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए।
दूसरे वे में कह सकते हैं कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता हो, सपोज पी, ऐसा कि पी इनवर्स ए पी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए उसी ऑर्डर का। डायगोनल मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो वही चीज़ें मैंने लिखा। अब इस मैट्रिक्स पी को क्या कहते हैं? जो ए को डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर कर दे रहा है। द मैट्रिक्स पी इज सेड टू बी डायगोनलाइज ए, मैंने ए को डायगोनलाइज कर रहा है। मैंने पी ऐसा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कि पी इनवर्स ए पी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, तो पी जो है ए को डायगोनलाइज कर रहा है, तो इस पी को हम कहेंगे डायगोनलाइज ए या ट्रांसफॉर्म। ये टी है, या मतलब पी को डायगोनलाइज ए कहेंगे या क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म ए टू डायगोनल फॉर्म डी। मैंने पी ए को डायगोनल फॉर्म डी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने यही लिखा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनलाइजेबल कब कहलाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन इस पर उठता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है इस पर। एक मैट्रिक्स को कहेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, अब कहेगा कि दिखाओ कि डायगोनलाइजेबल है। तो ये क्वेश्चन आ गया तो बड़ा होता है, कठिन नहीं होता है, कर तो लोगे सब, पुअर से पुअर स्टूडेंट भी कर लेगा, बट बड़ा होता है। तो कभी कभी टीचर्स जो है इसको 10 मार्क्स में दे देता है, कोई 5 मार्क्स में दे देता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और एक चीज़ और, आपको आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो देखो, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसको कैसे हम कहेंगे कि सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है या डायगोनलाइजेबल है। एक मैट्रिक्स को कैसे साबित करेंगे कि ये सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है, या यूँ कहिए कि यह मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, जो भी ऑर्डर का हो, स्क्वायर होना चाहिए, मान ले रहा हूँ एन ऑर्डर का स्क्वायर में, इसको डायगोनलाइजेबल दिखाना है। ठीक है, तो हम पहले एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का खोज करेंगे। वो कैसे खोज होगा? देखो, पहले तो इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज निकालेंगे, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। देखिए, बीच में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, शुरू से पढ़ते रहिए, सीरियल वाइज पढ़ते रहिए। मैं वीडियो सीरियल वाइज डालता जा रहा हूँ। ठीक है, पी कैसे निकालेंगे? ट्रांसफॉर्म टू डायगोनल मैट्रिक्स डी, ट्रांसफॉर्म ए टू डायगोनल मैट्रिक्स डी करना है हमको। ए को सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स दिखाना है, या यूँ कहिए ए को डायगोनलाइजेबल दिखाना है। तो पी हम फाइंड करेंगे, पी के नाम कुछ और भी रख सकते हो। तो पहले इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, आइजन वैल्यू निकालना आप जानते हो, पुनः मैं कर दे रहा हूँ। और सारे आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स फाइंड करोगे। तो आइजन वेक्टर्स कॉलम मैट्रिक्स होता है, आइजन वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये आपको कॉलम में ऐसे सजा देंगे, जितना हो बच्चों सजा देंगे। ये P हो गया। अब P का इनवर्स फाइंड करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, ये भी आपको करना पड़ेगा। पुनः जब आप देखो आइजन वैल्यू निकालोगे, प्रत्येक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स निकालोगे, टाइम लगता है। पुनः उस P का इनवर्स निकालेंगे, P इनवर्स इससे निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ। अब P इनवर्स जो 12 में पढ़ी होगी, पुनः इनवर्स मैंने एक बताया भी था क्वेश्चन पिछले वीडियो में, ये निकालोगे। जब ये निकल जाएगा तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, काम ज़्यादा है, कठिन नहीं है। ये मल्टीप्लाई करेंगे और डी आ जाना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है, या यूँ कहिए कि डायगोनलाइजेबल है। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन भी हो पाएगा क्योंकि बड़ा होता है, टाइम टेकन है। हाँ, आता है आपको बढ़िया से, तो एग्जाम में 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है उसको करना चाहिए, क्योंकि आपको देखो एग्जाम में तो सारे पार्ट आएंगे, 4 पार्ट, आपको 2 पार्ट आर करके 2 पार्ट आता है। अब 2 पार्ट जो है कोई करना होता है, तो आप लोग
जो छोटा है ये आता है इजीली उसको करना चाहिए, ये बड़ा होता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके एक्सरसाइज का, आपके बुक के एक्सरसाइज का, और उसको करता हूँ, ध्यान से समझिए। और क्या है कि हाँ, मुझसे भी मान लो कहीं गलती से कुछ मिस्टेक हो गया, जैसे क्लास में बच्चे रहते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ छूट रहा है, तो हो जाता है। बड़ा है तो रिजल्ट में गलती, एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो गलती हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके एक्सरसाइज का ही लेता हूँ मैं। क्वेश्चन तो दिया है, एक करो अनेकों कर लोगे। बात को समझना है आपको, किसी मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू निकालना आना चाहिए, आइजन वेक्टर निकालना आना चाहिए, मैं बताया हूँ। उसके बाद कुछ नहीं है, पी हम खोज लेंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, हाँ। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना जानते, सब कुछ जानते हो, लेकिन बस रिप्रेजेंट करना है, टाइम लगता है। तो आइए मैं लिखता हूँ ये, मेरे साथ आप लोग लिखोगे, सो दैट द मैट्रिक्स थ्री टू 4 1 to 1 4 4 3 is a diagonalizable। ये आपका क्वेश्चन। अगेन आप लोग आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स फाइंड करने जा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाए, पूरा हो जाए, क्रमशः देखिए। आप लोग जितना इसमें होगा आप सब जानते हो, एक मैं प्रोसेस को फॉलो कर दे रहा हूँ, सब आप जानते हो। आइजन वैल्यू निकालना जानते हो, आइजन वेक्टर निकालना जानते हो, पीक को कैसे मैंने फार्म करने के लिए कहा वो फार्म कर ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हो, बस करना है एक सीरियल वाइज, समझ रहे हैं। सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ, खटाक खटाक। इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए, इसको दिखाना है कि डायगोनलाइजेबल है, मतलब ये सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या दिखाना है? सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइजन वैल्यूज पहले निकालोगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। आपको पता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज आइजन वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। आप पूरा वीडियो शुरू से देखिए, पिछली बात समझा दिएगा तो एक ही बात को बार बार टाइम टेकन होगा। आपको आइजन वैल्यू निकालने के लिए विधिवत समझे, वहाँ पर आइए, वहाँ से वीडियो देखिए। कोई बीच में देखेगा तो थोड़े समझ में आएगा। खटाक से मैं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत वर्क है। वर्क कठिन नहीं है, लेकिन ज़्यादा काम करना है। ओके, ये जीरो हो गया। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाओ, ताकि जल्दी लैम्डा की वैल्यू मिला। प्रिंसिपल डायगोनल में लैम्डा घट जाए, उसका डिटर्मिनेंट 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और सब एलिमेंट वही रहेगा। थोड़ा ये जीरो कर लो, थोड़ा ज़्यादा जीरो रहेगा तो R1 में ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक को तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगा बालक। ये 1 घंटा का काम हो जाता है समझाने में। पहले तो आइजन वैल्यू निकालिए, प्रैक्टिस करो, पढ़ो। चलो R1 में से R2 माइनस करेंगे हम लोग, तो 3 माइनस लैम्डा माइनस 2, 1 माइनस लैम्डा
ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस लेमडा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 - 2 - लेमडा, R1 में R2, ये 0 हो गया, 2 - लेमडा, 4 1 3 - लेमडा इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा 0 के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम ही लगेगा। इसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, लेमडा की वैल्यू मिल जाए। कैसा, 1 - लेमडा, 2 - लेमडा, 3 - लेमडा, -4 होगा ना, -लेमडा -1, ये रो ये कॉलम, तो ये 6 - 2 लेमडा, ये आपका ना, कहिए तो ऐसे में लिख दूं, अब 4 × 4, ये 0 है तो इसके आगे वाला टर्म 0 होगा। यहाँ से आपको लेमडा में फैक्टर करना पड़ेगा और वैल्यू निकालना पड़ेगा जी। ये मल्टीप्लाई करें तो लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -2 लेमडा -5 लेमडा +6 -4 +2, नो डाउट ये क्या होगा बच्चों, -2 लेमडा, ये क्या 6 और -16 -10। आप सोच सकते हैं यहाँ आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, 1 - लेमडा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +2। आप देखो 1 - लेमडा कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ये -2 लेमडा, देख लीजिए आप लोग, 1 - लेमडा कॉमन लिया हूँ तो यहाँ से एक फैक्टर तो मिल गया, ये क्या होगा, ये -7 लेमडा और क्या प्लस -8। ओके जनाब, फैक्टर करते रहिए, फैक्टर करते, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है, काम ज़्यादा है, टाइम टेकन होगा। एग्जाम में कभी भी इसके ऑप्शन में आता है तो वो करना चाहिए क्योंकि टाइम टेकन होता है। 1 - लेमडा ये 10 मार्क्स में आता है, नो डाउट। इसकी फैक्टर क्या होगी, 8 × 1, ठीक है, तो लेमडा -1 नहीं, लेमडा +1 लेमडा -8 शायद यही होगी, नो डाउट। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 1 - 1 8। जानते हो पी का मैं खोज कर रहा हूँ तो आइजन वैल्यू निकालना पड़ेगा, उस प्रत्येक आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स निकालना पड़ेगा, तब वो पी ट्रांजिशन मैट्रिक्स प्राप्त होगा, समझ रहे हैं। आर आइजन वैल्यूज, तो एक और क्वेश्चन आइजन वैल्यू निकालने के लिए सीख लिए, आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स है। अब हम लोगों का आइजन वैल्यूज ये आ गया 1 - 1, ये 3 आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स निकालोगे ए मैट्रिक्स का, वो भी एक काम है, अच्छा खासा काम है। आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर्स ही निकालने के लिए दे देता है तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। तो ये तो और भी आगे करना है, तो मैं हटा रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ आइजन वैल्यूज ऑफ ए फॉर आइजन वेक्टर ना बच्चों, आइजन वेक्टर एक्स ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यू एक जनरल मैं फॉर्म लिख दे रहा हूँ, आइजन वैल्यू लेमडा इज गिवन बाई
ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, इससे एक्स दिया जाएगा। अब लेमडा एक बार 1 लिखोगे, एक बार -1 लिखोगे, 8 रखो, एक्स की वैल्यू निकलता जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होता जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे फॉर लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ए माइनस आई एक्स इक्वल टू, आप ए माइनस आई करेंगे तो क्या होगा, ए दिख रहा है, ए मैट्रिक्स है, ए माइनस आई, ये दिख रहा है, ए में से आई माइनस करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 हुआ क्या बच्चों, 1 4 2 1 4 4 1 2, प्रिंसिपल डायगोनल में डिफरेंस होगा, 1 1 माइनस हो जाएगा, और सब तो वही रहेगा, ए माइनस आई, ये आपका ठीक है। 2 4 4 4 3, एक्स को क्या ले लेते हैं, ये वेरिएबल वह कॉलम मैट्रिक्स होता है, ये 0 मैट्रिक्स, काम एक ही है। अब मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 0 ला करके मल्टीप्लाई कर, जो पहले से पढ़ रहा है सीरियल वाइज पढ़ोगे तभी आएगा, मैं जादू नहीं जानता हूँ कि छू मंत्र मार दिया आप लोगों को आ जाएगा, आप कभी भी पढ़िए तो सीरियल वाइज पढ़िए। ये 0 आ जाएगा क्या बच्चों, खटाक से माइनस कर दो, ना हो तो R1 नहीं R2 में R1 ये 0 हो जाएगा, और R3 में भी कर दो, क्या R3 में R2 में R1 माइनस कर दो, इतना ही रहने दो। करते हैं बच्चों, करते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे, आप लोगों को ये दिख रहा है ना, R1 में तो कुछ नहीं करना है, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, R3 में R1 माइनस करना है तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये -2 हो जाएगा, क्यों, इसी पर हमारा काम हो जाएगा, इसी पर मल्टीप्लाई कर दो, XYZ निकालना है, कैसा, और भी 0 लाना चाहेंगे तो हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो, या छोड़िए इस पर कर दीजिए, तो ये 2x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4z, अरे मैट्रिक्स में आएगा, आप समझ रहे हैं ना, 0 हो जाएगा, ये 2x माइनस 2z होगा, ये ना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कंपेयर कर दोगे क्या, बोलिए क्या कर दोगे, 2x प्लस y प्लस 4z, यहाँ से मैं कर रहा हूँ इक्वल टू 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2x माइनस 2z इक्वल टू 0। अब सवाल ये उठता है बच्चों, देखो रेशियो में आता है, यहाँ से x इक्वल टू जेड हो गया, ये k मान लो, यहाँ से x इक्वल टू जेड हो k, और x इक्वल टू जेड इक्वल टू k रख दो तो y भी k में आ जाएगा, नो तो इसको 1 2 मान लो, तो 2 इम्प्लाइज ये पुटिंग दिस इन 1, जैसे आप वैल्यू निकालो, ये रफ पर भी कर सकते हो, तो 2k प्लस वाई प्लस 4k, नो डाउट हमारा y हो गया -6k, तो इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर लिख लें, यहाँ लिखेंगे, विधिवत मैं लिख रहा हूँ, केवल आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर भी पूछ सकता है 5 नंबर में, ज़्यादा वही आता है, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर ही आता है, तो आइजन वेक्टर आप ए फॉर लेमडा इक्वल टू 1 था ना, इज, इसको x1 मान लेता हूँ, नाम अलग अलग देना पड़ेगा, क्या आया था 1, z आपका y 6 है 1, इसमें कॉमन नहीं है, अब k को हटा देंगे, k आया है ना, तो ये रेशियो में लिख देंगे ना, 1 रेशियो -6 रेशियो 1, k को हटा कर लिखिए, 1 हो गया, एक आइजन वैल्यू हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, काम ज़्यादा है
कठिन नहीं है, ये इसको हटा रहा हूँ। इसी तरह से शेष दो आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी आइजन वेक्टर्स निकालोगे। अब उसके बाद ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनेगा, P बनेगा। P का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा जी। आप फार इसी में रखेंगे ना, फार लेमडा इक्वल टू -1। अब ये माइनस यहाँ 1 रख देंगे तो A प्लस आई एक्स इक्वल टू जी। जो शुरू से आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर पढ़ रहा है उसी को आएगा, नो डाउट। तो आप लोग लिखते रहिए। तो A प्लस आई करेंगे तो क्या होगा जी, A प्लस आई करेंगे तो क्या होगा, A दिख रहा है उस प्रिंसिपल डायगोनल में 1 8 हो जाएगा। तो 4 1 4 2 यहाँ 3 हो जाएगा, क्या प्रिंसिपल डायगोनल में 1 8 हो जाएगा। 4 1 4 एक्स को क्या लिखते हैं, यहाँ से एक्स वाई जेड आएगा, वो करस्पॉन्डिंग टू -1 आइजन वेक्टर होगा ना। ठीक है, आप लोग बहुत समझदार स्टूडेंट हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और वीडियो को आप लोग देखते रहिए, सीरियल वाइज देखिएगा। टाइम टेकन है बच्चों, नो डाउट। तो मैं एक क्वेश्चन तो कंप्लीट करूंगा ही आपको समझने के लिए, चाहे जितना टाइम लगे। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ला करके मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा, हो ना हो तो R1 में R2 में R1 माइनस कर दो ताकि ये जीरो हो जाएगा R1, और R3 में भी R1 माइनस कर दो। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में ठीक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ला करके आप दोनों साइड कर रहे हो। R1 को ज्यों का त्यों लिखना है, R2 में R1 माइनस करना है तो -2, यहाँ 2 0 हो जाएगा, ये एक जीरो मिला। R3 में भी R1 माइनस करना है, 0 0 0। कैसा, ठीक है। अब ज़्यादा जीरो के चक्कर में आप ज़्यादा टर्म भी मत बढ़ा लो। जब लगे कि अब इजीली एक्स वाई जेड निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना, 4x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0 -2x प्लस 2y 0। तो बात वही, तो ये लिख देना, ये इक्वेशन बना देना, ठीक है। और एक और बन रहा है -2x प्लस 2y 0। यहाँ भी रेशियो में नहीं, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, y। ये मान ले रहा हूँ कि अब यहाँ रख दोगे, ये समझ लीजिए क्या इक्वेशन का नाम ज़्यादा देना है, कैसा वाला इक्वेशन का नाम देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। आप बात को समझ रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई क्वेश्चन हो गया है, इसके पहले 3-4 क्वेश्चन मैंने किया है, आप देखिए। x इक्वल टू वाई इक्वल टू के मान लिया। अब यहाँ हमने रख देंगे, यहाँ पे कहाँ रखना है ये मन में भी कर सकते हो बालक। 4z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5k/4, नो डाउट। अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर हो जाएगा, लिख सकते हैं आइजन वेक्टर ऑफ A फॉर लेमडा इक्वल टू -1। क्या लिख देंगे बच्चों, इसका नाम x2 हो जाए, x y k है, k -5k/4। तो आप ऐसे लिख सकते हो रेशियो में 1 1 -5/4। कैसा, एक काम और कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। आपको मैंने बताया ना कि एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर अनगिनत हो सकता है, लेकिन एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग किसी मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू यूनिक होता है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। कि जब कोई नंबर हम रख दे वो भी सही है, मैंने बार बार बताया है। हमारा दूसरा आइजन वेक्टर हो गया
ऐसे ही लिख लीजिए, क्या करना है, हमको डायगोनलाइजेबल ना दिखाना है, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अभी एक और आइजन वेक्टर है फॉर लेमडा इक्वल टू 8, तो ए माइनस लेमडा आई था तो माइनस 8i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 8i क्या होगा जी, a के प्रिंसिपल डायगोनल में 8 माइनस हो जाएगा, तो -5 1 4 2 -6 4 4 1 3 -8, सॉरी ये क्या होगा 2 -8 -6 होगा, 3 -8 -5 3 -8 -5 अगेन। ये एक्स वाई जेड काम देखिए, काम तो एक ही तरीके से करना है, यही है कि कईयों करना है, कहीं सी में गलती हो जाएगा तो रिजल्ट हमारा नहीं बन पाएगा। ओके, तो सावधानी से होना चाहिए, हम भी कहीं गलतियां कर दे, मिस्टेक कर दे, कोई आ तो रहा है हमको आ रहा है, लेकिन कहीं मिस्टेक कर दें तो हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा। तो ये गलती, ये एरर हो गया, तो ये नहीं कहीं गलती से कुछ छूट गया, नहीं आ रहा है तो हमको नहीं आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। आ रहा है, जल्दीबाजी में भी हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाना चाहेंगे हम लोग, तो क्या करना चाहिए, तभी गुणा करो, मल्टीप्लाई करना चाहिए। आप बताओ, यहाँ 4 है, चलो ये 0 कर दो। R2 में आप ये कोई जरूरी कि यही करोगे, और भी आप काम कर सकते हो। R3 में R1 माइनस, R3 में और R2 में दोनों में माइनस कर देंगे, तो देखते हैं क्या हो रहा है। R2 में R1 माइनस करोगे तो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा, क्या ये -7 हो जाएगा, ये 0 होगा, एक 0 मिला ना। अब R3 में R1 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा, क्या ये एक 0 मिला, ये -9 हो जाएगा। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अब ये रो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉलम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही कॉलम है। आप जो काम इधर कर रहे हो आप इधर भी कर रहे हो, बट इधर 0 एलिमेंट है, इधर 0 एलिमेंट है, तो 0 में कोई ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके घटाएं, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो आप कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इधर कॉलम एक ही है। अब हम कहेंगे C1 में C2 ऐड करेंगे, अब इधर C2 कहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा रो ऑपरेशन करिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये नहीं कि ज़्यादा 0 लाने के चक्कर में कॉलम का भी कर देना, गलती रिजल्ट आएगा, 0 तो ज़्यादा हो जाएगा, आप गलती से ला रहे हो। और कुछ 0 लाने का प्रयास कर सकते हैं, यदि आने लायक है तो, नहीं आने लायक है हम तो कहें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके चक्कर में टाइम टेकन हो जाएगा। 0 लाने के चक्कर में ज़्यादा आप टाइम दे दोगे तो ये भी अच्छा नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि सॉल्यूशन करने का तरीका फिक्स है, रिजल्ट फिक्स है। तो नो डाउट -5x + y + 4z = 0। मेरी वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। और क्या, तो इक्वेशन ए मान लो, 7x - 7y = 0, ये इक्वेशन बी मान लो, 9x - 9z ओके = 0 मान लो, इक्वेशन सी मान ले रहा हूँ। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, आप लोग बी और सी से ही निकल जाएगा बच्चों। फ्रॉम बी एक्स = वाई सपोज के, और फ्रॉम सी x = जेड
एक्स आप के माने हो तो ये भी के इक्वल हुआ, इसका मतलब तीनों बराबर हुआ। तो देयरफॉर आइजन वेक्टर ए फॉर आइजन वैल्यू 8 इज, इसका नाम x3 रख दिया जाए नंबरिंग के अनुसार। सब के है तो 1 1 1 आ जाएगा रेशियो में, ऑलवेज रेशियो में लिखना चाहिए। अब के की जगह 2 2 2 भी लिख दोगे, 2 2 2 वो भी सही है, 3 3 3 ये भी सही है, 4 4 4 वो भी सही, रेशियो में लिखिए। तो ये तो अभी आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स फाइंड किए। आप जानते हो ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगा, जो डायगोनलाइज टू ए वाला मैट्रिक्स पी निकालेंगे। अब चलिए समझ रहे हैं, पी निकालेंगे। तो ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी कहते हैं, पी को। ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज गिवन बाय, अब अभी दिखाना है ना कि ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो पी इनवर्स ए पी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। तो पी पहले फाइंड करो, उसका इनवर्स करो, मल्टीप्लाई करो बच्चों। पी क्या होगा, जो x1 है ना यहाँ रख दो, आप सेकेंड कॉलम में भी x1 को रख दो, कोई गलती नहीं होगी। x2 वाले को सेकेंड कॉलम में, x3 सेकेंड फर्स्ट, तो x1 आपका आया था 1 - 6 1, x2 एक आर्डर में रख दिया जाए। आप क्रम बदल कर रखोगे, कोई गलती नहीं होगी बच्चों। ये आपका P हो गया, ये नॉन सिंगुलर है, नो डाउट। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगा। तो डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो 4 + 5 नहीं, -4 इंटू ये -6 -1 + 1 इंटू +30 -4। देखिए क्या आ रहा है, P की डिटरमिनेंट की जरूरत भी पड़ेगा, ये नॉन सिंगुलर होगा। 9 - 7 ये -4 +28 और ये क्या हो गया +26। ये कितना आ रहा है वाला, 6 8 14 और 9 23 2 4 6 ये आ रहा है। डिटरमिनेंट P 0 नहीं है, मतलब P नॉन सिंगुलर है। ट्रांजिशन ये जो नॉन सिंगुलर, मतलब P का इन्वर्स होगा। अब इन्वर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, P इन्वर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए, तब आपका हो गया कि डायगोनलाइजेबल है, नॉन सिंगुलर। अब हम लोग P जो फाइंड कर लिए हैं, यहाँ मैं P को लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 4 1 1 4 1। टाइम लग रहा है, कठिन नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चों, टाइम लग रहा है। अब P नॉन सिंगुलर है तो P का इन्वर्स, P का डिटरमिनेंट। अब P का एडजॉइंट निकाल दो। एडजॉइंट समझते हो, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, या मैं P इन्वर्स लिख दे रहा हूँ, चलिए P इन्वर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट P बाई डिटरमिनेंट P। और किसी मैट्रिक्स का, अब ये आप वो नहीं जानते होंगे, ये मैं क्वेश्चन इस पर कराया था, नहीं इस पर मैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, तो उससे भी निकालेंगे तो वो बड़ा ही होगा। एडजॉइंट खटाक से निकाल कर जल्दी कर लोगे। तो ये मैं क्वेश्चन किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, ठीक है। अब आप उससे करोगे तो और बड़ा होगा, ये खुद ही बड़ा है, खुद ही ये बड़ा है। तो मैं एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, उसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और कोफैक्टर आप जानिए, मैंने बताया हूँ शुरू के वीडियो में। अरे भाई आप भी प्रयास करिए, आप 12 में पढ़े होगे तो कोफैक्टर निकालने नहीं आएगा, एडजॉइंट नहीं निकालने वाला, तो प्रयास करिए, आपकी जो कमी है वो दूर करिए। मैं भी बताया हूँ, शुरू से वीडियो देखिए। तो आप बताओ, मैं इसी में खटाक से P का एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। और 1/P का डिटरमिनेंट 63 आया था, ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ।
ये देखिए P पहला का साइन वो प्लस होगा, तो ये आप यहाँ मैं सुव्यवस्थित लिख दे रहा हूँ P। अब मैं आपको नहीं भी आता होगा एडजॉइंट निकालने तो ये आ जाएगा, अब ये आ जाएगा। मैं हूँ ना, मैं हूँ तो क्या गम है। आप लोगों को एडजॉइंट निकालने आ जाता है। देखिए एडजॉइंट P के सारे एलिमेंट के को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये डिटरमिनेंट P लिख ही दिया हूँ। तो ये 1 का को फैक्टर क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, जो ये इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। मैं कहिए तो मैं लिख दूँ छोटा छोटा ये डिटरमिनेंट, तब वैल्यू निकालना जाऊँ। इसकी साइन प्लस होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो साइन प्लस हो, इसकी साइन माइनस होती है, तो यहाँ माइनस लगा कर लिख रहा हूँ। थोड़ा जगह मैंने कम लिया, चलिए ये थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। इस 4 का को फैक्टर का, इस 4 का, ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो ये क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट -6 1 1 1। पूरा लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अरे यार थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बाधा दे रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये है। अब इस 1 का को फैक्टर, तो इसका साइन प्लस होता है ना इसका, तो ये रो ये कॉलम छोड़, इसका डिटरमिनेंट शेष का, ऐसे ही निकालते हैं। इस पूरे के को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे जी, ट्रांसपोज कर देंगे। अब इस सारे एलिमेंट का को फैक्टर के मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अब -6 का साइन क्या होगा, माइनस होगा, और उसका को फैक्टर, इस रो को और इस कॉलम को छोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़िएगा तो 4 1 -5 1, ध्यान दीजिए। -6 का को फैक्टर ये रो और ये कॉलम, तो ये बनेगा, इसका साइन प्लस होगा। 4 इस 4 का को फैक्टर, तो ये रो छोड़िएगा, ये तो 1 1 1 1 प्लस होगा, इसकी साइन माइनस होगा, इस 1 का को फैक्टर, तो ये रो ये कॉलम, तो 1 4 1 -5 1 4 1 माइनस। अभी तो मल्टीप्लाई करना, अभी P इनवर्स निकाल रहे हो। चलिए इस 1 का को फैक्टर, इसका साइन, अरे 3 1 है, प्लस होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़िएगा तो 4 1 4 1, ओके, इसका माइनस होगा, इस -5 का को, ये रो छोड़िएगा, ये तो 1 -6 1 -6 1 1 होगा, इसका साइन प्लस होगा। चलिए ये रो और ये कॉलम छोड़िएगा तो 1 4 -6 4, ओके जनाब। चलिए अब तो x की ज़रूरत नहीं है, अब P का इन्वर्स, अब P की ज़रूरत है और A की ज़रूरत है। अब ये डिटरमिनेंट कर लो और ट्रांसपोज करना है, कैसा, तो क्या होगा P इन्वर्स 1/63। देखो हो सकता है कि मेरे में कहीं गुणा मल्टीप्लाई वगैरह करने में गलती हो गया तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोसेस यही है, आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या होगा 4 आप +5 9 होगा क्या जी, ये -6 आप -1 -7 आइए माइनस +7 नो डाउट, ये 30 आप -4 क्या 26 होगा क्या, देखते रहिएगा। 4 आप +5 9 आइए -9, ये 0 हो जाएगा क्या, नो डाउट 0 होगा, -5 और -4 -9 है, ये +9 +9 हो जाएगा क्या, देखते रहिएगा, आपके सामने है। 4 -4 0 होगा, 1 और +6 7 है, ये -7 होगा, 4 और +24 ठीक है ना 30 होगा। ये आपका P इनवर्स हुआ, इससे मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे रहने दो, ये P इनवर्स होगा। अब आपको जानते हैं क्या करना है, P
पी ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगा? जब पी इनवर्स ए पी इनवर्स ए पी इनवर्स हमारा हो गया 1/63। डायगोनल मैट्रिक्स आ जा बच्चों। अब मल्टीप्लाई करना आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ आपको संतुष्टि के लिए। वीडियो बड़ा हो रहा है। पी इनवर्स पहले एपी कर ले रहा हूँ, तब पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चलिए एपी मतलब ए इंटू पी। ए क्या है देख ही रहे आप लोग, 2 2 4 4 1 3। आप पी क्या है आप लोग देख लो, 1 4 1 -6 4 1। बहुत जतन किए हैं तो ये आया है। इसके बाद इसमें कोई थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो नहीं आएगा, तो बहुत खलता है। एपी कर लिया, एपी करो तो थोड़ा खटाक से करना चाहिए ना बच्चों। 3 -6 3 -6 आप +4 क्या होगा 1 ना, 1 लिख दिया। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 12 + 4 कैसे मल्टीप्लाई हो ये तो जानते होगे, नहीं जानते होगे तो बड़ा बेइज्जती की बात है। ये -6 होगा क्या? नहीं सॉरी, देखिए यही मुझसे भी गलती हो सकता है। ये 16 - 20 -4, जल्दीबाजी में हो जाता है गलती, आ रहा है लेकिन गलती जल्दबाजी में हो जाता है। 3 + 1 + 4 3 + 1 + 4 7 + 4 11 नो डाउट। चलिए अब सेकेंड रो इसके सारे कॉलम में 2 + -12 आप +4, ये -6 होगा नो डाउट। पुनः 8 + 8 -20, ये -4 नो डाउट। चलिए अगला कॉलम में 2 + 2 + 4 8। चलिए थर्ड रो से करिए 4 -6 + 3 1, ये 16 + 4 -15 तो 1, ये 5 ठीक है। 4 + 1 + 3 5 + 3 8। ये एपी हुआ, एपी हुआ। एक काम अभी और करना है ना बच्चों, क्या पी इनवर्स एपी करना है। अब ना हो पी इनवर्स एपी, ये एपी हो गया तो पी इनवर्स एपी, यही डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पी इनवर्स एपी तो 1/63। पी इनवर्स क्या है 9 7 26 -9 0 9 0 -7 30 नो डाउट। एपी क्या है ये है, यहाँ लिख लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया तो हमारा हो गया कि हाँ ये डायगोनलाइजेबल हो गया। और देखो एक क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो ये कभी भी एग्जाम में जो है इसके ये छुटा है। पी इनवर्स यहाँ पे 38 हो रहा है 28। एक बच्चा यहाँ पर आया है, अब यहाँ 28 कह रहा है। अब देखो हमारा ही गड़बड़ हो गया। कॉपी दो जरा जी, कॉपी दो। तो एक बच्चा आया है आज ऐसे लाइव पढ़ने के लिए ऑफलाइन, तो वो कह रहा है गलती से ये हो गया है 28। मैंने कहा ना कि छूट जाएगा, तो ये क्या है 4 है 1 4 6 4 into 4 ये 4 है 4। अच्छा 8 होगा, ये है ना, 4 ये सही है
4 ये सही लिखे थे। सही 28 है बच्चों ये पी इनवर्स, तब पी इनवर्स पर ही क्यों नहीं बोले? 28 है, सॉरी देख लेना भाई, मैं तो 30 लिख दिया था, हो सकता है कि मेरा ध्यान वहाँ पर नहीं होगा, गलती होगी। एक लड़का आया है, वो बैठा है, इंद्रजीत तिवारी नाम है, तो वो कहा है कि 30 की जगह पर 28 होगा। चलिए, अब ये सही तब माना जाएगा जब मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल एलिमेंट्स आ जाए, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए बच्चों। अब मल्टीप्लाई एक बार और करना, 9 आप माइनस, देख लीजिए ये रो कॉलम से होगा, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 9 × 1 9, आप प्लस माइनस 42 आप प्लस 26, क्या होगा बालक? ये 9 26 क्या होगा? 35 माइनस 42 क्या होगा? ये -7 होगा। आगे देखिए, इससे करेंगे -36, आप सेकेंड रो से कर रहे हो, -28 और ये 5 × 26, कहीं गलती नहीं ना हुआ है? ये 0 होना चाहिए। 9 ये -36 -28, ये 26 है। सेकेंड कॉलम में कर रहे हो, 26 × 5, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल में 0 नहीं रहेगा और सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। कहीं लग रहा है कि छूट उठ गया है, सही सब निकाला गया है। पी इनवर्स ए पी ये है, पी इनवर्स ये है, ये 26 आ रहा है, ओके। 9 -42 आप प्लस 26, ये तो -7 हो रहा है, ये माइनस ये 20 और 26 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ज़्यादा होगा, वो 130 होगा। ये कहाँ 0 हो रहा है? प्लस 130 हो रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स आने के मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट, अब ये पता नहीं डायगोनल, ये मल्टीप्लाई करने पर डायगोनल मैट्रिक्स आ नहीं रहा है, कहीं हो सकता है कि छूट गया हो वैल्यू वगैरह निकालने में, तो इससे गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रोसेस यही है, ये प्रोसेस यही है कि डायगोनल नहीं आ रहा है, डायगोनल में ये मल्टीप्लाई करने पे डायगोनल, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब 0 रहता है, तो डायगोनल ही मैट्रिक्स आता है। कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एक ही एलिमेंट से मैं समझ गया, यहाँ 0 आना चाहिए। आगे देखता हूँ 0 आ रहा है कि नहीं। 99 और 7 × 8 56, ये यार कुछ अजीब है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि दिखाओ कि डायगोनलाइजेबल है, तो एक प्रोसेस जान गए ना कि पी इनवर्स ए पी कैसे निकालेंगे। ये भी दे देता है कि दिखाओ कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो पी इनवर्स ए पी करेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आएगा तो कह देंगे डायगोनलाइजेबल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, प्रोसेस एक ही लेकिन यही रहेगा। आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकाला वो सही है, अब कहीं हो सकता है गलती हो गया हो।